भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की पहली व्यापक भूमिका असहयोग आंदोलन में देखी जाती है। इस दौरान उन्होंने अपनी नीतियों और योजनाओं से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सभी को अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाने का कोशिश की। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन को समझेंगे और इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले देखते हैं कि क्लास किस प्रकार रहने वाली है। तो यह हम लोग की आज की क्लास का पूरा का पूरी रूपरेखा है। तो इस प्रकार से क्लास रहेगी और प्रत्येक महत्वपूर्ण जो भी जरूरी बिंदु है इस खंड के लिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में एक प्रश्न जो इस खंड से पूछा जा सकता है वह आप लोग की स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करते हुए इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब देखिए प्रश्न एक है पर इसमें बात तो तीन है ना। पहली बात असहयोग आंदोलन, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि क्यों हुआ था, ये क्या उत्तरदायी कारण थे इसके लिए यह भी बताओ। तो चलिए यह इसकी दूसरी बात। और तीसरी बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी। आंदोलन हुआ, सब कुछ ठीक है, सारा कार्यक्रम निर्धारित, पर उत्तर प्रदेश वालों ने क्या किया। क्यों हम इसको पूछें उत्तर प्रदेश पेपर 5 में और आपको अधिकारी बनने का मौका दें। तो जरूरी है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता हो, आप जानते हो कि क्यों और क्या इससे संबंधित बातें हैं। तो चलिए इसी क्रम में क्लास को बढ़ाते हैं आगे और जानते समझते हैं इससे संबंधित सभी बातों को। लेकिन सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, कारण। क्या कारण थे एक्चुअल में। तो पिछली क्लास से कुछ बातों को खींचते हैं और फिर इसको अब शुरू करते हैं और आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हैं। अब देखिए मामला क्या हुआ। मामला यह हुआ कि भाई हम लोगों ने 1857 का विद्रोह देखा। 1857 का विद्रोह में सभी लोग समझ गए कि भाई अब एक सूत्र में बंधेंगे नहीं तो काम होगा नहीं। तो जरूरी था कि एक सूत्र में बंद करके ही सारा का सारा कार्यक्रम चलाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। इसी दौरान हम देखते हैं कि भाई राष्ट्रवाद का उदय होता है और राष्ट्रवाद का मतलब कि लोगों को जोड़ेंगे। अब किसी भी तरह से जो भी कारण है इसके लिए कुछ भी रीजन देंगे, कहेंगे बस तुम जुड़ जाओ, चाहे जरूरत पड़े यह कहने की तुम्हारा भाई नहीं है, चलेगा नहीं राष्ट्रीय आंदोलन में और अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, तो तब भी लोग जोड़ेंगे, जैसे भी होगा जोड़ा जाएगा। बट अब अलग अलग तत्व सक्रिय होने लगेंगे। कहीं पर धर्म गुरु सक्रिय होंगे, कहीं पे सक्रिय हो जाएंगे शिक्षित लोग, और अब अलग अलग संगठन भी बन रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में बहुत अधिक ख्याति मिल चुकी थी, बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने वहां जो प्रयोग किए थे ना, इनके प्रयोग ऐसे हुए कि भाई दक्षिण अफ्रीका से इनका नाम दिल्ली तक आया, भारत तक आया और सबने जाना कि भाई ऐसा एक व्यक्ति है जो दक्षिण अफ्रीका में गोरे कालों की लड़ाई में था और वहां की सरकार को उसने दिखाया कि कैसे एकता में बल है और अहिंसा से, सत्याग्रह से आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छी बात। तो यहाँ पे पहले ही प्रसिद्धि बन गई थी। एक जो बैकग्राउंड बनना चाहिए ना, वो बैकग्राउंड पहले ही इनके लिए बन चुका था। अब उसके बाद क्या हुआ, भारत में आए। अब भारत में आ तो गए पर आप पढ़े लिखे विदेश में थे, आपने दुनिया देखी पर भारत नहीं देख पाए आप। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत में जब यह कांग्रेस को ज्वाइन किए और इन्होंने सोचा कि मैं कुछ करूं, तो इन्होंने एक राजनीतिक गुरु चुना। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो इनके गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव ने इनको सलाह दी कि देखिए पहले एक्टिव होने से पहले यह जरूरी है कि पहले भारत को जान लो, समझ लो। ये विदेश नहीं है जहाँ के लोग सूट पैंट पहन के घूमते हैं। ये विदेश नहीं है जहाँ पे व्यवस्था गोरे काले में ही बटी हुई है। यह विदेश नहीं है जहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार है और शोषण किया जा रहा है बहुत ज्यादा। यह भारत है। यहाँ के लोग कृषि से जीवन चलाते हैं, वर्तमान में अंग्रेजों की वजह से दरिद्रता से जूझ रहे हैं, पर ये लोग एक साथ नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये धर्म, मजहब, जाति के नाम पे बटे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में पहले घूमोगे तो समझोगे ना कि कल्चर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम बदल जा रहा है। जब कल्चर बदल जा रहा है तो जानोगे समझोगे तभी कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति इनको बोला गया कि जाओ समझो भारत को। इन्होंने भारत को समझा, जाना और काफी कुछ एनालिसिस किया। इस दौरान इन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, जो हमें देखने को मिलते हैं भाई, चंपारण, खेड़ा है, अहमदाबाद मिल मजदूर। तो यह 3 इनके सफल प्रयोग हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि हाँ बंदे में दम तो है और ये बंदा ऐसा काम कर सकता है ना जो बाकी नहीं कर पा रहे और हम बेवजह जूझ रहे हैं, विश्वास करते हैं। अभी तक हम लोगों ने विश्वास किया था अलग अलग लोगों पे, एक बार अब इस व्यक्ति पे भी विश्वास करते हैं, देखते हैं कुछ होगा। तो एक्चुअल में होने भी लगा था और प्रभाव दिख रहा था सब लोग को, जिस वजह से चीजें अब जोड़ी जा रही थी।
ठीक है। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अधिनियम ले आई। कौन सा अधिनियम लाई थी? कहते हैं कि इसको रॉल्ट एक्ट के रूप में जाना जाता था। सर सिडनी रॉलेट जो थे उस समय, उन्होंने अपने नाम से इसको जारी किया था या जोड़ दिया जाता था उनके नाम से ही। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि भाई यह अभी उभरे थे विश्व युद्ध से। विश्व युद्ध था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े वादे किए। अब ऐसे होता ना, मैं परेशान हूँ, ऐसा होता है कभी कभी कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है। अब मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी से मदद मांगूंगा, मेरा कोई खास व्यक्ति क्यों ना, मैं उससे कहूंगा कि जरूरत है पैसे दे दो। बट उसके बाद में क्या होता है कि उधार दे तो दोगे, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे लेने के बाद में भूल जाते हैं और बार बार मांगोगे ना तो कहेंगे हम भाग रहे हैं, दे देंगे, या फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ना इसी नेचर की थी, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये नेचर आज के बहुत लोगों में आ गया। क्या करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे लंबे लंबे वादे किए, बड़े बड़े वादे किए। कहा हम आपको भाई स्वराज दे देंगे, कहा कि आपको सरकार चलाने का मौका दिया जाएगा, कहा कि आपके लोगों को हम ऊंचे पद देंगे, कहा कि आप सहयोग कीजिए बस, क्योंकि अभी भाई विश्व युद्ध चल रहा है। अब विश्व युद्ध में हम विश्व युद्ध पे ध्यान दें या भारत पे ध्यान दें? पता लगे तुम लोग आंदोलन खड़ा कर दो, विद्रोह कर दो, तो सेना को यहां लगाएंगे या युद्ध में भेजेंगे, बड़ी समस्या थी। बट ऐसी स्थिति में हम लोग के जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि यार बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, ज्यादा ज्यादा बोल रहे हैं, तो विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि विकल्प नहीं था ना। या तो फिर ये कि विद्रोह करो, भगाओ। बट हमारे भारत के लोग ना बहुत जल्दी विश्वास कर लेते, तो मैं विश्वास किया अंग्रेजों पे कि ठीक है, कोई किरण उगेगी, उसके बाद में जो किरण आएगी हमें पता लगेगा कि भारत एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया है, एक नए समय में वो आ गया है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजी सरकार फिर अपने असली रूप में आ गई और उसने दिखाने दिया सब लोग को कि भाई अब व्यवस्था अपने हाथ में है, तो नियंत्रण फिर पहले की तरह बनाया जाएगा। तो जो बड़े बड़े वादे थे सहयोग के, भारत में धार्मिक एकता स्थापित करने के, शिक्षण संस्थान स्थापित करने के, भारत छोड़ के जाने के, सब धरे रह गए। और वही स्थिति थी कि ये वादे किए पर तोड़ दिए गए उस समय। और तोड़े तो तोड़े, फिर दोबारा भारतीय जनता पे, भारत के नागरिकों के ऊपर रेगुलेशन लगाना शुरू कर दिया। तो उसी रेगुलेशन का ही तो एक हिस्सा था ये रॉल्ट एक्ट। अब रॉल्ट एक्ट था तो था, इसके प्रोविजंस इससे भी ज्यादा खतरनाक, इसके नाम से ज्यादा खतरनाक। साफ साफ क्लियर क्लियर लिखा हुआ था कि अगर हमें आपके ऊपर संदेह है कि आप किसी बड़ी राजनीतिक कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, अगर हमें डाउट है कि आप एक जनसमूह को इकट्ठा कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने वाले हैं, तो आपको उठा लिया जाएगा। उठा करके आपको मारा पीटा जा सकता है, सजा दी जा सकती है, और आपके ऊपर गुप्त रूप से कार्यवाही भी चला जा सकती है। कुछ भी करेगी जो सरकार का मन आएगा या इसकी पुलिस का मन आएगा। अब ये वाला जो उसका पक्ष था ना, ये पक्ष बड़ा ही कठोर था, निर्दयी था। और इसी निर्दयी पक्ष ने क्या किया कि भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। खबर सब जगह पे पहुंची, सबको पता लगा कि ऐसा अधिनियम लाए हैं ये गोरे लोग, तो सबने कहा कि ठीक है विरोध होगा। अब विरोध तो आप करेंगे, लेकिन इन्होंने कह दिया कि विरोध भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई अगर कहीं इकट्ठे हुए तो भाई उसके बाद में फिर खुद ही भुगतोगे, जो होगा देखा जाएगा। तो वही काम हुआ, अलग अलग जगह भारत में भाई प्रदर्शन शुरू हो गए इस अधिनियम के विरुद्ध, इस एक्ट के विरुद्ध। और लोग चाहते थे कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए कि ये अधिनियम सही नहीं है, बहुत बेकार अधिनियम है, और हम लोग के जीवन के ऊपर, हमारी स्वतंत्रता पे, हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर यह एक बहुत बड़ा कलंक है, धब्बा है, और हमें नियंत्रित कर रहा है, बांध रहा है चीजों में। हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विरोध करना था, बट विरोध चला तो चला, लेकिन एक जगह विद्रोह का इस डायमेंशन ही बदल गया और एक ऐसा रूप ले लिया इस विरोध ने कि इसको संभाले नहीं संभाला गया। अब मामला क्या हुआ कि विरोध लोगों ने कैसे शुरू किया, तो अहिंसा वाले मार्ग पे ही इन्होंने शुरू किया। बताते हैं कि मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया। लोगों ने अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट में वकालत छोड़ दी, और जो अंग्रेजी सैनिक थे काफी लोग हट गए उसकी वजह से, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं एकता थी। और एकता की वजह से इन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि बहिष्कार करें हम अंग्रेज सरकार का और इनकी चीजों का प्रयोग ना करें, सब कुछ करने की सोची। और सभा होती है, भारत में नियम है, सभा करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं जो सरकार के विरुद्ध हो या सरकार तक बातें पहुंचाई जाए। तो वही काम सारा का सारा हो रहा था इस समय। उसी काम को यहाँ पर शुरू किया गया, और शुरू ऐसा किया गया कि बताते हैं
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक सभा आयोजित की गई। वहां पे एक बाग हुआ करता था, प्यारा सा बाग था, उस समय जलियांवाला बाग उसको कहा जाता था। ठीक है। तो अब इस बाग की जो घटना थी वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि इस बाग में बैसाखी का दिन था, एक तो पंजाब का प्रमुख त्योहार है। तो बैसाखी के दिन लोग इकट्ठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो यह था इन सबका कि ठीक है, मिलेंगे-जुलेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई सरकार सुने हम लोग की बात को। लेकिन जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसको खबर लग गई कि ऐसे एक प्रोग्राम रखा गया है, सभा रखी जाएगी। उसको पता था कि मैंने मना कर रखी है, सभा तो नहीं होगी मेरे क्षेत्र में, पर फिर भी सभा इन्होंने रखी, बड़ी बात है। तो एक ही गेट था उस पार्क का, और उसी स्थिति में क्या हुआ, जब लोग इकट्ठे हो गए तो जनरल डायर अपने सैनिकों को लेके आया, और सैनिकों ने तब तक गोली चलाई जब तक कि उनकी आखिरी गोली खत्म नहीं हो गई। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग मारे गए, लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए कि अपनी जान बच जाए, पर मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी और पूरी की पूरी भीड़ निहत्थी थी। इसी स्थिति में बताते हैं कि यह घटना तब भी हुई इस समय, इससे पूर्व डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये लोग थे जो रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे अमृतसर वाले क्षेत्र में, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था पहले ही। तो कहीं ना कहीं सब मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, इनकी गिरफ्तारी, रॉयल एक्ट जिसकी वजह से ये सभा रखी गई थी, और जनरल डायर की वजह से मामला गड़बड़ा गया। जब इतना कुछ हुआ तो ऐसी स्थिति में मामला तो अब राष्ट्रीय हो गया, और दूर दूर तक पहुंची सारी कहानियां। जब दूर दूर तक सब मामला पहुंचने लगा तो अब कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हुई कि भाई एकता होनी चाहिए, सबको मिलना जुलना पड़ेगा और मिलजुल के ही सब काम करने पड़ेंगे। तो कांग्रेस के पास आया मामला, क्योंकि पता लग गया था 1885 में स्थापना की गई थी सेफ्टी वॉल्व के रूप में, और लोगों की आस्था बढ़ गई थी। हम बात कर रहे हैं 1919 1920 की, तो ऐसे समय पे अब आस्था बहुत अधिक बढ़ गई लोगों की कि भाई कांग्रेस एक बड़ी संस्था है, इसको महत्वपूर्ण अंग मानने लगे थे भारत के लोग, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने जीवन के लिए, भारत के भविष्य के लिए। तो इस दौरान सारी की सारी जो स्थिति थी वो कांग्रेस को दी गई। तो कांग्रेस को एक दूसरी प्रतिक्रिया मिली, यह मिली थी भारत के मुस्लिम समुदाय से। कहाँ पे? तुर्की में। क्या होता है इस दौरान कि अंग्रेजी सरकार अपने नियंत्रण में तुर्की के जो के खलीफा थे, खलीफा को पद से हटा देती है। अब वहां जब पद से हटाते हैं तो बताते हैं कि पूरी दुनिया में उसके विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अब यही जो समय था, महात्मा गांधी को दिखा कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता भी हो जाएगी, और अंग्रेजों के खिलाफ ही तो दोनों काम है, क्योंकि वहां भी अंग्रेजों ने खलीफा को पद से हटाया, और भारत में भी हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं। तो भाई अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने यह सोचा कि ठीक है, इस अवसर को भुनाया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की मांग, अंग्रेजों का विरोध, सब अब एक साथ हो सकता है और सब एक साथ चेन में आएंगे। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने सबसे पहले खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया, और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, कहा कि नीति जो रहेगी वो अहिंसात्मक रहेगी, हिंसा नहीं करनी है, बातें लेकिन सरकार तक पहुंचानी, सरकार का विरोध करना, और कोशिश करेंगे कि वापस से खलीफा को पद पे बिठा दिया जाए, हटाया ना जाए, और मुस्लिम समुदाय की जो आस्था है वो बरकरार रहे। ठीक है जी। लोगों ने समझाया कि मत जुड़ो, अच्छा नहीं है, खिलाफत आंदोलन अलग है, हम अलग हैं, हमारी नीति अलग है, चाहत अलग है, कहाँ हम इनके धार्मिक पछड़े में फंस रहे हैं। तो धार्मिक चीजों में फंसने की जगह हम अपना आंदोलन धर्मेतर रख सकते हैं, हम उसको धर्मनिरपेक्ष रख सकते हैं, ताकि हम सबको शामिल कर लें। कहीं ना कहीं जब हम मुस्लिम समुदाय को अधिक पक्ष दिखाएंगे, उसको सब हम झुकेंगे, तो बाकी समुदायों को भी तो फर्क पड़ेगा ना। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात ठीक है, बट मौका अच्छा है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास मुस्लिम है, ये अपने खलीफा के लिए और हम भारत के लिए मुख्य रूप से लड़ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रदर्शन तो हो ही रहा है खिलाफत का, तो मुद्दे तो हम लोग के सेम ही है, हम चाहते तो लड़ना अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध है। तो महात्मा गांधी ने कहा, तो सब लोगों ने फिर अंत में आके अग्री भी कर दिया, और ऐसा अग्री किया कि कहानी उसके बाद शुरू हो जाती है असहयोग आंदोलन की, और इससे संबंधित सभी चीजें निर्धारित की गई कि क्या क्या कैसे कैसे होना है। ठीक है। तो उस समय की परिस्थितियां, या कहें कि हम कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में, जिसकी वजह से ये उठा था। पहला महत्वपूर्ण कारण है रॉल्ट एक्ट, पंजाब में अत्याचार हो रहा था, जैसे कि आपको मैंने पहली महत्वपूर्ण बात ये समझा दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोग के लिए है भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनाया गया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन बनाया गया था इस पूरे मामले की जांच के लिए, पर हंटर कमीशन के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि गलती क्या की है जनरल डायर ने, शक्ल देखी कितना मासूम इंसान है ये, इतना मासूम है, इसकी शक्ल देख के लगता है कि ये कोई गलत काम कर सकता है? नहीं कर सकता, इसने किया ही नहीं है कुछ, बस हो गया है। भीड़ अच्छी नहीं थी,
इसने कहा, लोगों को दिखाया, इसने ऐसा पोर्ट्रे किया कि भीड़ खुद कह रही थी कि आओ हमें गोली मारो। अब जनरल डायर का मामला जो था यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उतर, वहां भी इसको निर्दोष साबित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर कहीं ना कहीं अपना गुस्सा तो भड़कना लाजमी ही था। पता लगता है ना कि कैसे सरदार उधम सिंह गए थे और जनरल डायर को गोली मार करके आए थे लंबी प्लानिंग के तहत, और उनके अस्थियों को फिर हम लोग सम्मानजनक रूप से भारत भी वापस लेकर के आए थे। तो यह पूरी की पूरी घटना अपने आप में भाई गूज बम्प कर देने वाली कि कितना ज्यादा शोषण हुआ था उस समय भारतीय नागरिकों का, कितनी प्रताड़ना झेली उन लोगों ने, कितना अधिक परेशान हुए थे वो। अब तो सब कुछ अच्छा है, अब ठीक है, रूम बंद करके आराम से रील्स को स्क्रॉल कर लेते हैं, शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ लेते हैं, है ना। तो उस समय तो लेकिन परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा था सभी को। इसके अलावा बताते हैं कि भाई मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड उस समय अधिनियम लाए थे ये लोग, कब? 1919 का अधिनियम था ये। तो पहले की बात थी, विश्व युद्ध में आपने कहा था कि कोई सिस्टम सुधारेंगे, चीजें बदलेगी, भारतीयों को व्यवस्था देंगे, पर आपने क्या किया? आपने द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। द्वैध शासन के तहत इन्होंने कहा कि भाई जो केंद्रीय मामला है वो तो संभालेगी केंद्र सरकार यानी कि अंग्रेज, और साथ साथ इन्होंने कहा कि प्रांतों में हम आपको संप्रभुता दे देंगे, आप प्रांतों में मामला संभाल लेंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। भारत के लोगों को नहीं चाहिए था। आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाई स्वराज की, आप चाहते हैं कि भारत स्वाधीन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में भाई हम चाहते थे कि हमारे लोगों को उच्च पद दिए जाए, सरकार वो संभाले। तो वादा पूरा नहीं गया, वादा निभाया नहीं गया, ठीक है। तो यही पता लगता है कि इन्होंने कहा था कि भाई मुसलमानों से कि भाई आप हमें सहयोग दें विश्व युद्ध में, बट इनके जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिया गया था और तुर्की के प्रति उदार रवैया नहीं अपनाया गया। और विश्व युद्ध की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी पूरी दुनिया की, केवल भारत की ही नहीं कहेंगे। भारत एक तरफ एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, आप लोग लगातार यहाँ पे अपनी नीतियां लागू कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, नागरिक बहुत अधिक परेशान है, जनता देख रही है कि क्या सिरदर्दी दे रखी है इन लोगों ने, और ऐसी स्थिति में आप भारत के लिए अच्छी नीतियां नहीं ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें फिर धीरे धीरे कलेक्ट होंगी। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था तो धीरे धीरे कलेक्ट हुई, बट अभी क्या था कि विस्फोट नहीं हो पा रहा था। विस्फोट के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो था वो कांग्रेस ही थी, क्योंकि मुद्दा कोई भी हो सब जाते थे कांग्रेस के पास। आप संभालिए, कुछ भी हो रहा है, किसी को मार दिया आप संभालिए, कुछ नीति लागू करवानी है आप संभालिए, उच्च पदों पर भारतीय होनी चाहिए आप संभालिए, शिक्षण संस्थान होने चाहिए आप संभालिए, भारतीय शिक्षकों को नियुक्ति होनी चाहिए आप संभालिए। तो सारा मामला कांग्रेस के पास जा रहा था। अब जब तक कांग्रेस नहीं कहेगी कि विरोध हो तो नहीं होगा, कांग्रेस चुप बैठी है तो भाई सारा मामला शांत है। तो इसी बीच इन्होंने फैसला किया कि ठीक है आंदोलन होगा, लेकिन असहयोग, असहयोग के लिए इन्होंने फिर पूरा का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया। 1920 में गांधी ने खिलाफत कमेटी में बैठक की और इस समय बोला कि ठीक है हम अहिंसक आंदोलन शुरू करेंगे, खिलाफत भी चलेगा और हमारा असहयोग भी। इसीलिए इन्होंने बताए सारे के सारे जो मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों को उन्होंने आगे रखा, जो कारण मैंने आप लोग को अभी बताया। उन्हीं कारणों को आधार बनाते हुए कहते हैं कि 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ और नागपुर अधिवेशन में इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव पे मोहर लगा दी। सभी लोगों ने कहा कि होना चाहिए एक ऐसा आंदोलन, और इसी आंदोलन में यह निर्धारित किया गया कि भाई 1 वर्ष के भीतर भारत में स्वराज की स्थापना करेंगे हम लोग, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंदोलन का सहारा लेना है, असहयोग करना है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की आधार को, जो इसकी नींव है, उसको हिला देना है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो कार्यक्रम बड़ा, लक्ष्य रखे गए, कार्यक्रम निर्धारित किए गए, पूरी व्यवस्था की गई, अप्रूवल हो गया। तो इसका मतलब है कि पूरे भारत में घोषणा कर दी गई कि महात्मा गांधी चाहते हैं असहयोग हो। असहयोग में कई लोग कंफ्यूज थे, तो बात समझाया गया कि देखो सहयोग नहीं करना है, ऐसा कोई काम मत करना जिससे अंग्रेजी सरकार को मदद हो, चाहे 1 रुपया। आज तो बड़ी मामला हो गया ना, तो क्या छोटा मामला हो गया 1 रुपया भी, बट उस समय बातें काफी छोटी छोटी हुआ करती थी। कहते थे कि आने की मदद भी नहीं होनी चाहिए अंग्रेजी सरकार को, इस बात का ध्यान रखना है और सोचना है कि कैसे कर सकते हो इस तरफ काम, तो रोको, कैसे भी रोक सकते हैं, मतलब पूर्णतः असहयोग। असहयोग के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए, यानी कि कुछ नहीं करना है, ना सेवा देनी है, ना धन खर्च करना है, ना उनकी वस्तुओं का प्रयोग करना है, कुछ नहीं। सरकारी उपाधियों को लोगों ने इस चक्कर में लुटा दिया, कहा कि ठीक है हम आपकी उपाधि ही नहीं रखेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी खाना बनाए, हम कहे कि नहीं खाना, काहे नहीं खाना, सब्जी पसंद की नहीं है, या पहले 2 थप्पड़ रख दिया ना गाल पे तो अब खाना नहीं खाना, क्यों? मार दिए थे आप, इसलिए नहीं खाना। तो ये वही स्थिति है। अब विरोध जताना है
तो विरोध के टाइम पे उपाधि दी थी। एक समय ऐसा था कि आपको उपाधियां मिली, आपने स्वीकार की, लेकिन अब विरोध दर्ज करना है, इसलिए वापस प्रशस्ति पत्र मिले हुए हैं, वापस। एक समय था अच्छा लग रहा था, लेकिन अब विरोध दिखाएंगे तो वापस। भाई सरकारी स्कूलों में बच्चों ने जाना छोड़ दिया, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, अदालतों में वकीलों ने जाना छोड़ दिया और काउंसिलों का भी बहिष्कार किया, यानी कि कुछ नहीं करना है, किसी का प्रयोग नहीं करना है। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार इस दौरान किया गया, कोई भी विदेशी वस्तु प्रयोग में नहीं थी। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें कर भी नहीं देंगे, जाओ कैसे लोगे, हम छुपा ही देंगे मटकी में बंद करके, नहीं मिलेगा तुम्हें, कर भी नहीं देना है। सरकारी सदस्यता से लोगों ने, सरकारी संस्थानों से इन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और इन्होंने फैसला किया कि अब अगर हमें न्याय चाहिए होगा तो कोर्ट नहीं जाएंगे, अब कोर्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। किसका प्रयोग करना है? पंचायत का। सरपंच ही करेंगे मदद, कोर्ट पे विश्वास अब नहीं है। काहे? कोर्ट जाएंगे, फीस देनी पड़ेगी, वकील लेना पड़ेगा, भारतीय वकील मना कर दिए, काम नहीं करेंगे तो अंग्रेजी वकील लेना पड़ेगा, हमारी सुनेगा ही नहीं, अंग्रेजी सरकार की सुनेगा, का फायदा ऐसे कोर्ट का, तो पंचायत ही करेगी निर्णय और वही जो भी न्याय रहेगा उसका स्वीकार किया जाएगा। तो यह सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए इस दौरान। रचनात्मक कार्य भी रखे गए, कहा विरोध करो, बहिष्कार करो, लेकिन रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी गई ताकि भारत की इकोनॉमी डाउन ना हो, भारतीय लोग ऐसा कुछ करते रहें, क्योंकि देखो सामान की जरूरत तो पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सामान की जरूरत ना पड़े, तो जरूरत तो पड़ेगी, बट अब वो आए कैसे? अंग्रेजों की लेनी नहीं है तो भारतीय बनाओ। इन्होंने कहा कि भाई स्वदेशी को बढ़ाओ, यानी कि जो भारत में बन रहा है, भारतीय लोग बना रहे हैं, भारतीयों को लाभ होगा, ऐसा काम करना है। तिलक स्वराज कोष के लिए मदद करो, यानी कि आप फंड दे सकते हैं तो तिलक स्वराज कोष में मदद करो ताकि हम 1 करोड़ रुपए तक की राशि, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसको कलेक्ट कर पाए। बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। तो फंड कहीं देना है, कुछ योगदान करना है तो इस तरफ करो, ताकि हम लोग जो हमारे जरूरतमंद भाई बहन हैं, जो जरूरतमंद परिवार हैं भारत के, उनको मदद दे सके। चरखा और कताई बुनाई की तरफ आगे बढ़ो। महात्मा गांधी वाला जो मुख्य भूमिका थी, उन्होंने कहा स्वदेशी की जरूरत है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए, कैसे? भारतीयों के द्वारा, भारतीय ही उसमें पढ़ाएंगे और भारतीय बच्चे ही पढ़ने जाएंगे, अंग्रेजों की भूमिका नहीं रखनी। पंचायती अदालत स्थापित हो ताकि पंचायतों के माध्यम से न्याय हो लोगों के साथ में। हिंदू मुस्लिम एकता पे फोकस किया गया, खिलाफत आंदोलन इसीलिए ही चलाया गया था, साथ साथ इसके पैरेलल ही। छुआछूत और अस्पृश्यता को खत्म किया जाए ताकि कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं नीची जाति का हूं या ऊंची जाति का हूं। लोग मन में आता था कि मैं क्यों जुड़ूं उस आंदोलन से, अभी अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, कल को ये ऊंची जाति वाले शोषण करेंगे, तो मैं क्यों ही जुड़ूं, क्या फायदा मेरा, छोड़ो, चल रहा है चलने दो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना बेफिक्रे, चल रही है जिंदगी, तो लोगों के मन में से भावना निकालोगे, उनको तुम दिखाओगे ऊर्जा की नई किरण, उनको बताओगे कि भाई आने वाले समय बदलेगा और भारत की आजादी मिलेगी, हम आजाद होकर के चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, हम खुद सरकार चलाएंगे, भारत अपना ही देश बनेगा, तब जाकर तो लोग जुड़ेंगे। उनको बताओगे ना कि अस्पृश्यता छुआछूत जैसी कोई चीज होगी नहीं, तब जाकर के लोग समझेंगे। तो सबको एक साथ लाना जरूरी था, मुख्य धारा से जोड़ते हुए जरूरी था कि विकासात्मक कार्यक्रम हो, तो इसलिए रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना जरूरी हो गया। तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को, पूरे असहयोग आंदोलन को इस प्रकार चलाया गया, पर उत्तर प्रदेश की इसमें खास भूमिका थी, तो जरूरी है कि हम खास भूमिका पर नजर डालें और जो प्रमुख व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में जाने समझें। जैसे कि बताते हैं कि पहले जो सम्मेलन था वह होता है अक्टूबर 1920 में, ठीक है। जो मुख्य प्रस्ताव पारित हुआ था वह नागपुर अधिवेशन में हुआ था, 1920 में ही हुआ था, लेकिन यह बाद में हुआ था। जो पहले कार्यक्रम होना था वह हो गया था अक्टूबर 1920 में और मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। कहते हैं कि इसकी अध्यक्षता की गई थी भगवान दास के द्वारा। सब आए इसके अंदर बड़े बड़े लोग, चाहे महात्मा गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो, मोतीलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, हकीम अजमल खान हो, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली इत्यादि सब आए। इसी दौरान महात्मा गांधी सामने आए, कहा कि हम असहयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबने सहमति दिखाई, कार्यक्रम निर्धारित किए और बातचीत करनी शुरू कर दी चीजों के लिए। तो यहाँ से सारा मामला आगे बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, कहानी समझ गए आप लोग। तो इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि हमें यहाँ पर पता लगता है कि कई इस समय विद्यापीठ स्थापित की गई, जिनमें नाम शामिल था काशी विश्वविद्यालय, बिहार में स्थापित की गई थी पटना में, गुजरात में विद्यापीठ स्थापित हुई अहमदाबाद में, अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ स्थापित हुई और विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित हुआ। तो यह सब विद्यापीठ अलग अलग जगह पे स्थापित की गई थी उस समय, जिसका उद्देश्य था भारतीय लोगों को शिक्षित करना, उन्हें समझाना, जानकारी देना और मुख्य धारा से जोड़ना ताकि विकास हो सके।
और भारतीय लोग समझे इसकी अहमियत। ठीक है, तो सभी लोग आए, उन्होंने भाई शुरुआत में वकालत छोड़ दी, शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोग थे मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली और राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इन सब ने वकीलत छोड़ दी, अपनी वकील नहीं रहे, अब ये कोर्ट जाना छोड़ दिया, सिर्फ आंदोलन को आगे बढ़ाया। अलग अलग जगह पे विदेशी कपड़ों की होली जलाना शुरू कर दी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, और ऐसी होली जलाई कि हमें बाद में ये भी देखने को मिलता है कि पूरे आंदोलन के ही इन्होंने होली बना के जला दिया। एक तरह से होली जला रहे थे, अच्छी बात थी, पर कभी कभी होता है ना, एक्साइटमेंट में ज्यादा काम कर देते, तो चोरा चोरी वाली हत्याकांड ऐसा ही था। और यह हत्याकांड ऐसा हुआ कि पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिया उस समय ना, लोग इतने सारे मरे थे उस समय। तो ठीक है, दायरे समझने चाहिए चीज़ों को, आंदोलन शायद ये और ज़्यादा बढ़ता अगर चोरा चोरी हत्याकांड ना होता उस समय। तो लोगों ने उपाधि वापस करना शुरू कर दिया, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। इसके अलावा उन्हें कुछ मिले हुए थे पदक, जैसे कि बता रहे हैं कि जुलू युद्ध पदक मिला था, बोअर युद्ध पदक मिला था, जिन्होंने कहा सब रखो, नहीं चाहिए। सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन होने लगे, बातचीत होने लगी, अंग्रेजों को कर नहीं दे रहे थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो असहयोग की नीति अपना रहे थे। अंग्रेजों का मूड खराब, वो कहा चलो अब सब जेल चलो, जरूरत नहीं तुम लोग की यहाँ पर। तो यह वही समय था जिस दौरान ब्रिटेन से यानी कि वेल्स से निकले थे राजकुमार भारत के लिए, और वह भारत की यात्रा करने आए थे, भारत की स्थिति का अनुभव करने आए थे, ऐसा बताया जाता है उस समय। तो यह पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा था बढ़िया से, सब चीजें देखी जा रही थी। तो अक्टूबर 1921 में इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था आगरा में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी मौलाना हजरत मोहसनी के द्वारा। तो काफी सारी बातचीत और आंदोलन को लेकर के जो भी मामला हो सकता था, जो भी निर्धारित हो सकते थे कार्यक्रम, वह सब कुछ इन्होंने किया और आगे बढ़ाया चीजों को। ठीक है, तो इसी तरफ इन्होंने यहाँ पे निर्धारित किया कि ब्रिटिश युवराज जो आ रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, और वो भी पूरी तरह से सफल होना चाहिए। तो उसके लिए भी इन्होंने नीतियां निर्धारित की, कार्यक्रम निर्धारित किए। जनवरी 2022 में एक सर्वदल सम्मेलन के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने बारदोली में एक सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर दिया, यानी कि बारदोली से एक नया आंदोलन शुरू होना था। कब? जनवरी 2022 में। तो इसके लिए जो रूपरेखा होनी चाहिए, जो कार्यक्रम होना चाहिए, जो नीतियां होनी चाहिए, वो सब चीजें महात्मा गांधी ने निर्धारित की। लेकिन क्या हुआ कि इसी समय हो गई गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड, और चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से ही सारे के सारे मामला गड़बड़ा गया। तो इसीलिए जरूरी है कि हम लोग पढ़ें चोरी चोरा हत्याकांड। ठीक है, कैसा था कैसा नहीं था, तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी एक बार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गोरखपुर की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। तो क्या हुआ था चोरी चोरा में? बताते हैं कि भाई इस समय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा। विरोध चल रहा था पूरे भारत में, है ना? तो विरोध चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो भी इंसान जैसे ही मदद कर सकता था, चाहे छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे, वो हो रहा था। तो एक सभा रखी गई थी। अब सभा ऐसी रखी गई कि लोग बाग सुबह से ही जुटना शुरू हो गए, आने लगे स्थान पे। अब उन्होंने इकट्ठे होकर के जुलूस लगाना शुरू कर दिया। तो जुलूस में यही होता था, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और नारे लगाते थे कि भाई अंग्रेज वापस जाओ, मामला खत्म करो, भारत से हमें आजादी चाहिए। तो इसी दौरान क्या हुआ कि पुलिस वाले आ गए। अब आ गए, ठीक था। अब कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले भी शुरू हो जाते हैं, तो पुलिस वालों ने मारपीट शुरू कर दी, इनको कहा हटो यहाँ से, जरूरत नहीं है तुम्हारी, ऐसा कोई सभा नहीं होगी, आंदोलन नहीं होगा। तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब कई बार क्या होता है कि इंसान अकेला हो तो कुछ सोचे, अब तुम्हारे साथ में 70-80 आदमी हैं, पुलिस वाले तो हैं ले दे के 12-15 ही, तो अब तुम चौड़ में आ गए हो। अब तुम क्या करोगे? डरोगे नहीं। वही काम हुआ। आंदोलन की रूपरेखा थी अहिंसात्मक रहेगा, कोई भी हिंसा नहीं करेगा, मिलजुल के काम करेंगे, सारे के सारे सत्याग्रह पे चलेंगे। अब लोग दंगाई थे, सबने देखा भाई मारपीट हो रही, मार रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होगा, पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। दौड़ा दौड़ा के मारा, भगा भगा के मारा, ऐसे भगा के मारा कि ये भगते भगते डर के मारे चले गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस थाने में बंद हो गए, अंदर से दरवाजा लगा लिया। अब बाहर से लोग दरवाजा पीट रहे हैं, खोलो, कह रहे हैं नहीं खोलेंगे। पीट रहे हैं, खोलो, कह रहे हैं नहीं खोलेंगे। कहते हैं नहीं खोलेंगे, हाँ नहीं खोलेंगे। नहीं खोलेंगे, पक्का नहीं खोलोगे? सोच लो। कहते हैं हाँ नहीं खोलेंगे। ठीक है, ये लाए भैया मिट्टी का तेल, वो पुलिस स्टेशन पे छिड़क दिया, और उसके बाद पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, पूरा पुलिस स्टेशन फूंक दिया, पुलिस वाले मर गए। अब ऐसी स्थिति में खबर पहुंच गई महात्मा गांधी जी के पास में, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई बड़ा दुख हुआ मुझे, तो बड़ी गड़बड़ वाली बात थी। हमने निर्धारित किया था कि जो ये आंदोलन है यह पूरी तरह से अहिंसात्मक रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, खून खराबा नहीं चाहिए था। अच्छा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने माना कि कहीं ना कहीं मैं लोगों को जो अहिंसा का पाठ सिखाना चाहता था, जो सत्याग्रह सिखाना चाहता था, लोग नहीं समझ पाए उसको, और वह गलत डायरेक्शन में चले गए। तो इसलिए अब जरूरी है कि आंदोलन को वापस ले लिया जाए। लोगों ने समझाया,
कि आंदोलन निर्णायक मोड़ पे है, हो सकता है कि हम 1 साल में आज़ाद हो जाएँ, आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है, अंग्रेज़ी सरकार डर गई है। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, हिंसा नहीं का मतलब नहीं। अहिंसा से चलाना था आंदोलन तो अहिंसा से चलना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, इसलिए हम आंदोलन वापस लेंगे। सबने समझा, पर नहीं मारे, अंत में घोषणा कर दी कि वापस लेते हैं और पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस ले लिया सिर्फ एक इस घटना की वजह से। तो काफ़ी समस्या हुई। अब क्या था कि जो अंग्रेज़ों पे प्रभाव पड़ रहा था, जो नीतियाँ चल रही थी, जो कार्यान्वयन हो रहा था, पूरे भारत में रुक गया। सारी व्यवस्था सामान्य हो गई, अंग्रेज़ भी शांत हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि 1 साल में आज़ादी मिल सकती है, बट सब ठप हो गया। अब तो बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती सभी के लिए। क्लियर है बात में, सभी को दिखाई दे रही है? तो ये पूरी घटना थी जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, और असहयोग आंदोलन के बाद में ही पता चलता है कि खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया था, क्योंकि तुर्की में पद ही खत्म कर दिया गया था खलीफा का। अब जब पद ही नहीं रहा तो किसको एस्टैब्लिश करोगे, किसको बिठाओगे? तो खिलाफत आंदोलन भी खत्म, असहयोग आंदोलन भी खत्म, सब शांत हो गए। अब चुपचाप रहेंगे कुछ दिनों तक, और हमें फिर असहयोग आंदोलन के बाद देखने को मिलेगा सविनय अवज्ञा। छोटी-छोटी गतिविधियाँ होंगी, पर बड़ी जिस तरह की गतिविधि असहयोग आंदोलन में हुई थी, पहली बार था कि पूरा भारत जुड़ा इतने बड़े स्तर पर, और एक व्यक्ति के कहने पे जुड़ गया और सब चल रहे थे साथ में इस तरह से। तो कई बड़े परिणाम इसके देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। जैसे कि पूरा भारत अब एक ही व्यक्ति के पीछे था, यानी कि भाई अब सबको पता लग गया था कि हमारा लीडर कौन है। एक व्यक्ति ने पूरे भारत के अंदर एकता भर दी, सबको एक साथ खड़ा कर दिया, सबको एक ही पथ पे चलाया, एक ही नीति पे चलाया, और एक ही तरह सबको समझाई सारी बातें। बड़ी बात थी। अब यहाँ पर यह हुआ कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई, कहीं न कहीं हम लोग भूल गए सभी चीज़ें। धार्मिक एकता, जातिगत एकता, सब कुछ हमें इस आंदोलन में देखने मिला पूरी तरह से। अंग्रेज़ों के मन में भी अब भय आ गया, वो समझे कि वास्तव में मामला अब गड़बड़ है और भारतीयों के लिए सोचना पड़ेगा, वरना ये निपटा देंगे जल्दी से जल्दी हम लोग को और वापस जाना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ भी डरे, बहुत अधिक लाभ हुआ इस सबका हम लोगों को कहीं न कहीं। इसलिए तो सब लोगों ने कहा था कि 1 साल में हो सकता है कि आज़ादी मिल जाएगी, बट आंदोलन वापस लेने की वजह से सब चीज़ें गड़बड़ा गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत अधिक लॉस हुआ, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट नहीं हुआ, और सब लोग यहाँ पर अब आकर ये बात समझ गए थे कि भाई अगर एक साथ रहेंगे, मिल-जुल के काम करेंगे तो सब कुछ संभव रहेगा, सब अच्छा होगा। तो महात्मा गांधी अब मुख्य हो गए, पूरे भारत को अकेले ही जोड़ दे रहे हैं, सब कुछ संभाल ले रहे हैं, और इसके व्यापक प्रभाव भारतीय व्यवस्था पर भी हुए, अंग्रेजों पर भी हुए। अंग्रेज समझ गए कि भाई जो ये व्यक्ति है ना, गांधी नाम का, ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक है भाई, इससे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे भारत को इकट्ठा कर दे रहा है अकेले ही, और हर इंसान आ जा रहा है साथ में। धोती कुर्ता पहन करके लठिया पकड़ के आदमी चल ले रहा है, और समझ नहीं आ रहा कैसे पूरा भारत एक साथ हो गया। तो अंग्रेजों ने फिर खास नजर बनानी शुरू कर दी थी फिर महात्मा गांधी के ऊपर, यह हमें यहाँ पर देखने को मिलने लगा। बात सारी क्लियर है सब लोग को। तो परिणाम इसके इतने हुए कि इसी के आधार पर, यानी कि जो आधार अब यहाँ इस आंदोलन में तैयार हुआ था, कौन सा? अहिंसा और सत्याग्रह और स्वदेशी विदेशी का बहिष्कार, ये सारे के सारी जो नीतियाँ थी इत्यादि इत्यादि जो भी इसके साथ थी, रचनात्मक कार्यक्रम हो, अब यह बन जाएंगे भारत के सभी आंदोलनों के आधार, और इन्हीं आधारों के ऊपर भाई सारे के सारे सब डगर अब टिक जाएगी। तो देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए पूरा आधार अब यही आंदोलन देगा, और बाद में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा तो इसी को ही संभालते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसी की नीतियों के साथ चलते कार्यक्रम। ठीक है, तो इतनी बात काफ़ी है इससे, और अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो मुझे लगता है आप लोग हिचकिचाएँगे नहीं, और बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे इस पूरे के पूरे खंड से पूछे जाने वाले प्रश्न का। क्लास इंटरेस्टिंग लगे तो बाकी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मुझे अपना रिव्यूज़ देते रहें साथ-साथ में, और सेशन पे ऐसे ही बने रहें, हर वीडियो को देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।